हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 5 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। तो हम लोग आज मूव कर जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट पार्ट है। बट उससे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो आप लोग देख सकते हो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिगार्डिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर जो लोअरिंग होता है क्यों होता है, और उसके कुछ फॉर्मूला देखे थे। जैसे कि पहला तो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, पी नॉट माइनस पी टी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद आप देख सकते हो कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा चेंज होता है, वहां पे एन सॉल्यूट बाय एन सॉल्वेंट हो जाता है। बट अगर बाई चांस आपको पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन नॉट गिवन है, तो आप वहां पे पी नॉट माइनस पी टी बाय पी टी कर दोगे। और उसके बाद चाहो तो एन सॉल्यूट बाय एन सॉल्वेंट लिख सकते हो ना, तो इस हिसाब से भी लिख सकते हो एन सॉल्यूट को चेंज करके, क्योंकि हमको पता है एन सॉलिड क्या होता है, मोल्स होता है। मोल्स को हम कर सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास के हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें हम पढ़े थे कि जो डेल टीबी होता है वो होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और लास्ट में उसके बाद हम लोग निकाले थे डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो ये सब हम लोग हमारा लास्ट लेक्चर जो कि लेक्चर 4 था उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। जिन लोग इसको कवर नहीं किए हो, आप जल्दी से जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर 4 को देख लो एक बार, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के चैप्टर में। बट उससे पहले मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला होमवर्क क्वेश्चन था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज 0.80 atm, मतलब कि हमको प्योर लिक्विड दे दिया है जो कि है पी नॉट, पी नॉट दे दिया है 0.80, ठीक है, इतना दे दिया है। When non-volatile substance B is added to the solvent, its vapor pressure drops to 0.60 atm, मतलब कि जब हम लोग सॉल्यूशन बना लेते हैं, मतलब क्या पीटी आएगा, तो पीटी हो जाता है 0.60, ठीक है, 0.60। अब यहाँ पे आपको पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी निकालने के लिए। तो अभी जस्ट देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है पी नॉट माइनस Pt बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। अब यही तो हमको निकालना है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट हो गया हम लोग का 0.80 माइनस 0.60 डिवाइडेड बाय 0.80। अब माइनस करने के बाद यह आ रहा है 0.20 डिवाइडेड बाय 0.80। यहाँ पे 0 कैंसिल, हम इसको लिख सकते हैं 2/8। तो 2/8 को भी अगर कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, और 1/4 हो जाता है 0.25, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का कुछ यूनिट नहीं होता है, तो इसका मतलब 0.25 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। वैसे और एक होमवर्क क्वेश्चन हम लोग लिए थे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल से, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल से एक बार मैं थोड़ा चार्ज ला देता हूँ, तब तक चार्ज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन किए थे, इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें मतलब एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में होमवर्क के हिसाब से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा है व्हाट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज टू बी एक्सपेक्टेड, मतलब हमको डेल टीबी निकालने बोला है। अगर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिसॉल्व करते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो मोलर एलिवेशन हमको केबी दे दिया है 1.15। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक है। अब मोलालिटी तो गिवन नहीं है, तो हम इसको तोड़ के लिख देंगे केबी इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू CaCO3, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3, ठीक है, और इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट, ठीक है, इंटू 1000 कर देंगे बिकॉज ग्राम में दिया हुआ है सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सारा चीज पुट कर लो, तो डेल टीवी हमको निकालना है, तो डेल टीवी रहेगा, केवी हमको गिवन है 1.15 इंटू डब्ल्यू CaCO3 हमको दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 100 है मोलर मास, अगेन 100 है वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ठीक है। अब बस क्या थोड़ा सा कैंसिल करते चलो, आंसर मिल जाएगा, 1 2 3 कट गया, 1 2 3
हट गया, 10 रह गया, 5 से 10 गया तो ये हो गया 2, 1.15 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करने से देखो कितना आएगा, ये बनेगा 0.52 10, फिर 150 मतलब 3 सॉरी 7 टू जा 14, तो 7 एंड अगेन 1 रह जाएगा तो 10 हो जाएगा 575, 0.575 हो जाएगा हम लोग का एलिवेशन। यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है तो आप लोग इसको केल्विन में लिख सकते हो, ठीक है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा दो क्वेश्चन आपको मैं लास्ट क्लास में दिया था। अभी हम लोग मूव करेंगे कुछ फिर से वार्म अप करके, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने किया, बट आप लोग भी कुछ क्वेश्चन इसको ट्राई करो, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर दे देता हूं, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल हो जाएगा सॉल्ट, क्योंकि हमको पता है सॉल्ट कभी गैस में कन्वर्ट नहीं होता है, और गैस में अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो इसका वेपर प्रेशर भी 0 होता है। और हम लोग पढ़े इन लोग वोलाटाइल होते हैं जिन लोग का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, बट इसका तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई आएगा, और क्योंकि ये लिक्विड में कन्वर्ट भी नहीं होता है तो इसलिए ये हो जाएगा आपका नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सॉल्यूशन आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज, ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया हूँ तो दैट कि आपके माइंड में आ जाए क्या होता था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि पानी का कितना रहता है टेम्परेचर जब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, तो डेफिनेटली हमको पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एलिवेशन हो रहा है मतलब क्या, अबव 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद हो गया होगा जो कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। अभी हम लोग मूव करेंगे आज के टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो आज का टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हम लोग पढ़ेंगे पहले तो, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑस्मोसिस, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो नाम से ही पता चल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, डिप्रेशन हो रहा होगा। तो मूव करने से पहले एक बार आप लोग डेफिनेशन देख लो फ्रीजिंग पॉइंट का, ये दिया हुआ है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट व्हिच इट चेंजेस स्टेट्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग को याद रखना है कि जब ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका क्या होता है, एक सब्सटेंस लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उससे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत सिंपल सा चीज है। अभी ये जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्यों होता है, ठीक है, ये हम लोग देखने से पहले उसका कुछ एप्लीकेशन एक देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग कभी अगर कश्मीर चले जाओ कि कोई भी ठंडे एरिया चले जाओ, जहां पे क्या होता है रोड ब्लॉक हो गया रहता है ड्यू टू मतलब वहां पे तो फ्रीज हो जाता है ना, आइस आ गया रहता है कि रोड पूरा ब्लॉक हो गया रहता है रॉक आइसेस के चलते, तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है ना, लोग वहां पे सॉल्ट स्प्रे करते हैं। कभी कभार तो ट्रक में सॉल्ट भर के उसको स्प्रिंकल करते जाते हैं रोड में, क्योंकि क्या होता है ना, जब सॉल्ट हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे, हम लोग का जो भी जहां पे भी आपका रॉक आइसेस रहेगा, रॉक आइस रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ये डिक्रीज क्यों होता है ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि सोचो कि जब आप क्या कर रहे हो कि दोनों का हम लोग जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या मॉलिक्यूल पास आते जाएंगे और लिक्विड टू सॉलिड फॉर्मेशन होगा। बट अब यहाँ पे क्या होता है, जब सॉल्ट डाल देते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कौन आ गया, तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच एक और एक चीज आ गया जो कि हम लोग का सॉल्यूट। अब जब इन लोग कोशिश करते हैं एक दूसरे के पास आने के लिए मॉलिक्यूल, तो बीच में कौन है, अभी सॉल्ट है। तो अब ये सॉल्ट उनको फ्रीज होने नहीं देता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वो फ्रीज करने के लिए उसको और भी टेम्परेचर डाउन करते हैं। जब और टेम्परेचर डाउन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा और स्लो हो जाएगा। तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे होके स्लो स्लो में जाके फिर जाके वहां पे अपना सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, जितना आपका सॉल्ट आप डालते जाओगे उतना आपका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग यहाँ पे वर्डिंग्स में लिख लेंगे और लिखेंगे कि व्हेन a non-volatile solute is added, is added to
of pure solvent, the freezing point decreases. The freezing point decreases. The freezing point decreases. The freezing point क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, तो उसका रीजन लिख देना. इट इज बिकॉज the solute molecule will comes in between the solvent molecule and do not allow to form solid. That's why we decrease the temperature to decrease the kinetic energy of solvent molecule. After that they form solid. ठीक है, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, तो ये हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, अब ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है इसको हम एक ग्राफ के हिसाब से दिखा सकते हैं. तो ग्राफ में आप देख सकते हो कि इस ग्राफ में ये जो लिखा हुआ है फ्रोजन सॉल्वेंट, मतलब इस लाइन के इस तरफ ये जो लाइन है, इस लाइन ये कर्व है. ठीक है, ये एक लाइन जो है ये कर्व है. इस कर्व के इस तरफ क्या हो जाता है, अगर कोई भी रहता है तो इस साइड वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा. ठीक है, अब क्या होता है जब हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को क्या करेंगे, एक कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर से लेंगे. सोचो कि इस टेम्परेचर से लिए हम लोग. अब यहाँ पे क्या होता है इस टेम्परेचर में आप देखो, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का कंपेयर टू सॉल्यूशन. तो इस पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट में आपका वेपर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है. ठीक है, ये दोनों प्लेसेस में आप देख सकते हो. और क्योंकि वेपर प्रेशर मतलब अब जब हम लोग डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो हमको पता है टेम्परेचर जितना डिक्रीज करोगे वेपर प्रेशर भी डाउन होते जाएगा. ठीक है, और वेपर प्रेशर जब डाउन होते जा रहा है तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, एक प्राइम आएगा जब ये इस फ्रोजन सॉल्वेंट को टच करेगा. अब ये फ्रोजन सॉल्वेंट को जब टच करता है उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, सॉलिड में फॉर्मेशन हो जाता है. तो आप देखो जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है ये पहले फ्रीज हो रहा है जो कि T0F है. ओके, तो इसका टेम्परेचर आप देख सकते हो हाई है कंपेयर टू TF से. इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उस टाइम हम क्या करते थे, डेल टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट. यहाँ पे हो जाएगा डेल टीएफ लिखेंगे इसको, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे क्योंकि टीएफ नॉट बड़ा है तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ जो इनका डिफरेंस है. और ये एक फॉर्मूला हम बोल सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन the freezing point of pure solvent and freezing point of solution is known as depression of freezing point.
फ्रीजिंग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये हो गया इसका, हम लोग बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ डेफिनेशन। अब इसका और एक फॉर्मूला भी है, जैसे हम लोग का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मतलब डेल टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, क्योंकि डेल टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो के एफ है, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये आता है समथिंग KF इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जब KF निकालते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग का टेम्परेचर, क्योंकि अब ये क्या करेगा, एक सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा R लेना इंटू TF, RTF स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल एच फ्यूजन। ठीक है, उस केस में वेपोराइजेशन होगा जब हम लोग केवी निकालेंगे, इस केस में फ्यूजन होगा। जो टीएफ है ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, और एम तो आपको पता है मॉलिक्यूलर मास होगा सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये है फॉर्मूला जब आप केएफ निकालते हो। केबी में क्या होगा, आर इंटू टीबी स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल एच वेपोराइजेशन। तो ये है आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अच्छा, इसको भी लिख देता हूं, डेल एच फ्यूजन हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब क्या, वो मतलब ऐसा बोल सकते हो, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, तो ये हो गया आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का इक्वेशन। ठीक है, वैसे अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एम को तोड़ दो, यहां से आपको मॉलिक्यूलर मास भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं इस रिलेटेड। तो क्वेश्चन बोला है हमको कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और उसका मोलर मास दे दिया है इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर, केएफ दे दिया है। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला यहाँ पे पहले पुट करेंगे, डेल टीएफ निकाल लेंगे। डेल टीएफ हो जाएगा के एफ इंटू एम। ठीक है, अब देखो के एफ हमको गिवन है जो कि 1.86। अब मोलालिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। अगर ग्राम में दिया तो यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है ऑलरेडी। देखो यहाँ मैं कैसे लिखूंगा इसको लिखूंगा 60 बाय 180। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मास कितना है 250, जो कि डिवाइडेड होता है, तो इसलिए नीचे ही लिख रहा हूँ 250, और ऊपर मैं इंटू कर दूंगा 1000 क्योंकि ग्राम में है। ठीक है, 250 और 1000 को कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, 180 मतलब 0 0 कैंसिल कर लो, 6 यहाँ पे कैंसिल करने से ये हो जा रहा है आपका 3। ठीक है, अब 1.86 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है, 3 में भी ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 0.62, और 4 2 यहाँ पे 8 हो गया, 6 4 24 2.48 केल्विन। ये हो गया डेल टीएफ। ठीक है, डेल टीएफ मिल गया, बट हमको पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे और एक कैलकुलेशन करेंगे कि डेल टीएफ क्या होता है, इक्वल टू टीएफ नॉट। ये ध्यान रखना, पहले टीएफ नॉट है, इसके बाद टीएफ है। हमको पूछा है सॉल्यूशन का, मतलब टीएफ को इस साइड लेंगे, तो ये हो जाएगा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस डेल टीएफ। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 270, अच्छा क्या करेंगे यहाँ पे, हमको पता है टीएफ नॉट कितना होता है 273.15। ठीक है, माइनस कर लो 2.48 से, कितना होगा, देखो 5 है यहाँ पे, तो 15 माइनस 8 कर दो, 15 माइनस 8 कर देने से 7 हो गया। ओके, यहाँ पे 10 माइनस 4 हो गया 6,
ओके, इसके बाद 3 है ना, ये 2 बन जाएगा, 220 अच्छा 270.67 जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 271 केल्विन। अप्रोक्स हमेशा लेना, तो 271 इसका आंसर। ओके, अगर ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो आप लिख सकते हो 270.67 केल्विन इसका आंसर, ये भी करेक्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, जस्ट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको मास ऑफ द कंपाउंड पूछा है, मतलब वेट पूछा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा है। बहुत लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं, मास पूछा है। मॉलिक्यूलर मास गिवन है 256 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, हम लोग देख सकते हैं पहले तो डेल टीएफ ही निकाल लेते हैं, मतलब वही फॉर्मूला उसका, डेल टी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, इसी से निकलेगा आपका मास। एम को इसको तोड़ देते हैं, के एफ इंटू डब्ल्यू लिख देते हैं फॉर आपका सॉल्यूट, ठीक है, डब्ल्यू सॉल्यूट ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे एम सॉल्यूट गिवन है ऑलरेडी, और डब्ल्यू सॉल्वेंट भी गिवन है। ओके, 75 ग्राम गिवन है, इंटू 1000, ये तो हमको पता है ऑलरेडी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं। अब डेल टी एफ कितना दिया है 0.48, ठीक है, के एफ कितना दिया है 5.12, डब्ल्यू सॉल्यूट हमको निकालना है, तो इसको मैं खाली डब्ल्यू लिख देता हूँ अभी, क्योंकि डाल दूंगा इसके बाद एम सॉल्यूट यहाँ पे 256, और ये हो गया आपका डब्ल्यू सॉल्वेंट 75 इंटू 1000। ओके, एक काम करते हैं, सबको दूसरे साइड ले जाते हैं, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.48 इंटू नीचे जो है ऊपर चला जाएगा 75 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 5.12 इंटू 1000। ठीक है, 5.12 इंटू 1000। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले तो 75 को कैंसिल करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। ओके, और 1000 को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 40। ओके, और 40 को कैंसिल करेंगे तो 10 रह जाएगा, और ये कैंसिल होके यहाँ पे बनेगा 0.12। ओके, अब और एक चीज है 5.12 250, मतलब एक काम करता हूँ मैं, इसको 512 लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 0.12। अच्छा, दोनों इसमें देखो, एक काम करते हैं, इसमें भी 2 डेसिमल, इसमें भी 2 डेसिमल, तो हटा दो, इसको लिख दो 12 इंटू 3 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 512 इंटू 10। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 कैंसिल, 12 कैंसिल, ये बन गया 6। ठीक है, 6 3 जा 18, 18 बाय 10 कितना हो गया 1.8 ग्राम इसका। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमको थोड़ा सा इजी बनाना है और सॉल्व करना है, बस आंसर आपको हमेशा फॉर्मूला डालते ही मिल जाए। ठीक है, एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा गिवन लिख सकते हो। ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यूज में तो आप जितना शॉर्टकट में करके इसको निकाल सकते हो, बट अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो गिवन लिख लेना, फिर फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आप कैलकुलेशन करके आंसर निकालना विद द यूनिट। ठीक है, तभी जाके अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको गिवन में 1 मार्क, इसमें फॉर्मूला में 1 मार्क, और आंसर में 1 मार्क मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक होमवर्क क्वेश्चन ये मैं देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करना, हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करें। ओके, चलो अभी मूव कर जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो है ऑस्मोसिस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट ही है, तो हम इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, मैंने इसलिए जानबूझ के 2 डायग्राम लिया है जो कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। सोचो कि हमारे पास 2 कंटेनर है, एक मतलब एक ही कंटेनर है जिसमें 2 टाइप के सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। अब सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 में से अगर सॉल्यूशन 2 का कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमको ये देखना है कि एट द एंड ये जो बीच में आप देख सकते हो एक चीज कनेक्टेड है जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ आपका सॉल्वेंट ही पास हो सकता है, कि लिक्विड है जो वो पास हो पाएगा, बट सॉल्यूट पास नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो हमको क्या करना है, कंसेंट्रेशन मेंटेन करना है। तो ये हमको माइंड में आना है कि
जो आपका लिक्विड है ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर टू लोअर मूव करेगा कि लोअर टू हायर मूव करेगा। अगर आप सोचो हायर टू लोअर मूव कर देते हो तो जो हायर था वो ज्यादा हायर हो जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट डिक्रीज करेगा, मतलब हायर में। हमको क्या करना है, लोअर से हायर करना है। अगर लोअर से मैं पानी निकाल देता हूँ तो कंसेंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे उसका इंक्रीज करेगा और हायर का धीरे धीरे लो करेगा। मतलब लोअर का जो है वो ऊपर उठ रहा है और हायर का नीचे जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। अब उस कंसेंट्रेशन में आपका क्या हो जाएगा, वो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू द प्रेशर। अब ये प्रेशर जिसके लिए वो स्टॉप होता है उसे बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वो उसके बाद देखेंगे, बट अभी के लिए इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करता है फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, जब सॉल्वेंट कहां से कहां मूव कर रहा है, लोअर टू हायर। ठीक है, जैसे कि इस कंडीशन में आप अभी देख सकते हो, इसे बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस में ये प्रोसेस कब स्टॉप होगा, जब आपका कंसंट्रेशन सेम होता है और उसे स्टॉप करने के लिए कौन आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको लिखा गया है द प्रेशर व्हिच स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनिशियल स्टेट में ऐसा था, अब जब ये ऊपर उठ गया तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जब कंसेंट्रेशन इक्वल बन जा रहा है तब अभी जो हम लोग का हायर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है अभी, तो अगर सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ जाता है तो उस टाइम उसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो ये बोला है जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिपेंड कर रहा है कंसेंट्रेशन के ऊपर, डायरेक्टली वही बात है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका सिंबल है पाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है, जो कि आप मोलारिटी में भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। और तो यहाँ पे जो पाई होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी भी होता है, अगर टी भी बढ़ रहा है तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए हम ये दोनों को इक्वेट करके लिखेंगे इसका एक इक्वेशन जो कि होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब आर आपको ऑलरेडी पता है कि आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस केस में क्योंकि प्रेशर में लेंगे एटीएम में लेंगे तो ये 0.0821 में लेने से ज्यादा बेटर है। 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका प्रेशर का यूनिट अलग दिया है तो उसको एटीएम में पहले कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये था इसका मैथमेटिकल आइडिया। उसके बाद आता है कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से भी मतलब क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आप देख सकते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम ऐसा कंडीशन बोलेंगे जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन का सेम होगा। मतलब इन टर्म्स हम बोल सकते हैं कंसेंट्रेशन क्या होता होगा, सेम होता होगा क्योंकि आर और टी तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग एक सॉल्यूशन पकड़ लो, सॉल्यूशन 1 जो है, ठीक है, अब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन हम लोग का पाई 2 से करते हैं तो आपका सॉल्यूशन, अब लिक्विड क्या होगा, मूव करेगा, लिक्विड मूव करेगा सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की ओर। ठीक है, जब मूव करेगा तो आप देख सकते हो ऐसे फूल जाएगा सॉल्यूशन 2, क्योंकि सॉल्यूशन 2 किसके कारण फूल रहा है, सॉल्यूशन 1 के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक विथ सॉल्यूशन 2। ठीक है, वैसे हाइपरटोनिक में क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन 1 का ज्यादा है तो खींच लेगा तो वहां पे वो श्रिंक कर जाएगा। तो इसलिए हमें सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक विथ सॉल्यूशन 2। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन है। आप अभी बोल सकते हो, यहाँ पे बहुत लोगों का ये डाउट आता है कि सर आप बोले सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक विथ सॉल्यूशन 2, बट व्हाट अबाउट सॉल्यूशन 2, मतलब सॉल्यूशन 2 तो हो गया, व्हाट अबाउट सॉल्यूशन 1। तो उल्टा अगर करेंगे तो उसका उल्टा होगा, मतलब अगर सॉल्यूशन 2 इज हाइपोटोनिक विथ सॉल्यूशन 1 बोलेंगे तो सॉल्यूशन 2 के केस में वो मतलब उल्टा ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो हाइपोटोनिक है सॉल्यूशन 1 का, वो सॉल्यूशन 2 का हाइपरटोनिक है, और सॉल्यूशन 1 का अगर हाइपोटोनिक है तो सॉल्यूशन 2 का क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, एक दूसरे से ऑपोजिट रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जो हम लोग ऑस्मोसिस के आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ये क्वेश्चन गिवन है कि ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम ऑफ जीन फ्रैगमेंट। अब मिलीग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 35 ml of water has an osmotic pressure of 0.335 torr at 25 डिग्री। तो टोर में दिया है, ये याद रख लो कि 1 atm होता है 760 टोर, ठीक है। Assuming the gene fragment is non-electric, determine the molar mass। हमको निकालना है मोलर मास यहाँ पे, ठीक है, मोलर मास इसका जीन फ्रैगमेंट का। अब यहाँ पे लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। अब एक एक भर्ती करेंगे। पाई की जगह क्या लिखेंगे 0.335, देखो मेरे को ATM में लिखना है तो 760 डिवाइड कर दूंगा, ओके। C देखो कंसेंट्रेशन है क्योंकि 8.95 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिलीग्राम में दिया था। अब ये 35 है, ठीक है, 35 इंटू 1000 भी तो करूंगा ना क्योंकि ml में था, ये तो कैंसिल हो जा रहा है। 35 इंटू 1000 मतलब 1000 क्योंकि मिलीलीटर में, ये हो गया C। R कितना लेंगे 0.0821, ठीक है, इंटू T कितना लेंगे 25 डिग्री है ना, तो इसको प्लस कर लो 273 से तो 298 ले लेते, ठीक है। आप 0.15 भी ले सकते हो बट ठीक है 298 कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ओके। अच्छा यहाँ पे एक चीज हम छोड़ दिए थे कि ग्राम में है ना, तो मॉलिक्यूलर मास भी आएगा किसका, सॉल्यूट का, तो इसको ही तो हमको निकालना है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसको दूसरे साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे m सॉल्यूट हो जाएगा इक्वल टू, m सॉल्यूट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे जो है 8.95 इंटू, इसको काट देते हैं, ठीक है, पहले से 0.0821 इंटू 298 इंटू 760, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 35 इंटू 0.33, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब है डिफिकल्ट तो है क्योंकि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैंसिल आउट। पहले देखो हमेशा क्या करना है ना कि आप लोग जो 5 वाला है जैसे 35 है 8.95 है, इसको काटते चलो लास्ट तक काटते चलो, ठीक है। जितना छोटा कर सकते हो पहले छोटा कर देना, उसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई करके एट द एंड अगर कैलकुलेट तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसका ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया था तो मैं लिख देता हूँ, इसका जो आंसर होगा ये होगा 14193.3 ग्राम पर, ठीक है। ये हो जाएगा इस जीन फ्रैगमेंट का मोलर मास। बहुत ज्यादा है मतलब उसका मोलर मास है बट इतना है इसका मोलर, ठीक है। आज फर्दर गिवन डेटा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ही गिवन है, ये आइसोटोनिक वाला क्वेश्चन, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे पूछ सकता है ये देखता है। तो ये 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, मतलब 5 ग्राम ऑफ केन शुगर, ठीक है, 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है, ओके। इज आइसोटोनिक विद 0.877 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, तो वेट दे दिया है एक सब्सटेंस एक्स का 0.877, ठीक है। अब देखो हमको आइसोटोनिक ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं पाई1 इज इक्वल टू पाई2, इसका मतलब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना C1RT इज इक्वल टू C2RT, मतलब मेरे को पता है RT कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा क्या C1 इज इक्वल टू C2। अब दोनों का बस कंसेंट्रेशन निकाला है, मोलारिटी, तो देखो वॉल्यूम भी क्या होगा सेम होगा, मतलब हमको क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 5/342 लिख दूंगा इसका मोल्स, और इसका है 0.877 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ x, तो mx लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे mx कितना हो जाएगा mx विल बी इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा 0.877 इंटू 342, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 5 से पहले आपको डिवाइड करना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना, देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे ये आएगा समथिंग 59.98 ग्राम पर, इतना आएगा, ठीक है। आप क्या करना है अप्रोक्स लिख देना 60 ग्राम, अगर ऑप्शन गिवन है तो ज्यादातर 60 दिया रहता है, ठीक है, तो आप लोग 59.98 लिख के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में दिया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे करके
ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करके मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हो अननोन सब्सटेंस का। ठीक है, इसके साथ आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको भी आप लोग ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम ज्यादा नहीं, इतना ही पढ़ेंगे। ये दोनों हम लोग का जो एक हिसाब से बोल सकते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज खत्म करना था, तो इसके साथ आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। बट आपका जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, वो बच रहा है, जिसमें हाँ और एक चीज मैं आपको नहीं बताया हूँ, जो कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो क्या रिवर्स ऑस्मोसिस रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, और उसमें हम लोग हमारा लास्ट पार्ट को कवर करेंगे, जो कि है वेंट ऑफ फैक्टर। मतलब थोड़ा सा बाकी है, जो कि हम लोग के कंक्लूडेड वाला जो लेक्चर है उसमें खत्म करेंगे। ठीक, तो अगर एक बार क्विक मैं समराइज कर दूं, तो आज की क्लास में दो ही चीज हम लोग पढ़े, एक तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और एक हम लोग पढ़े ऑस्मोसिस। अब इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेल टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अगर आप टी एफ माइनस टी एफ नॉट लिखते हो तो गलत है, तो इसलिए ध्यान देना उसका, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू। ठीक है, अब देखो जितना ही बता देने से गलती हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा चीज पढ़ना है आपको 12th में, खाली ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो इसको याद कैसे रखोगे। तो आप लोग खाली इतना याद रख लो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो दोनों टर्म्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप गलत कर दियो, हमेशा बड़ा को छोटा से माइनस करना है। तो आप चेक कर लेना टी एफ नॉट बड़ा है कि टी एफ बड़ा है। अगर टी एफ नॉट बड़ा है तो वही उसी को माइनस करो टी एफ से। वैसे टीबी और टीबी नॉट में आप देखना टीबी बड़ा होगा गारंटी टीबी नॉट से, तो टीबी माइनस टीबी नॉट करना है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दोगे तो वहां पे आपका सॉल्व हो जाएगा कि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर से, नेगेटिव में नहीं आएंगे। और ऑस्मोसिस में हम लोग पढ़ लिए कि जो पाए होता है दैट इज इक्वल टू सीआरपी, और उसके टाइप्स पढ़े जिसमें आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक हम लोग 3 केसेस देखे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग हमारे जो लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। थैंक यू।